डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट की चंद एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। आज की हमारी पहली एग्जांपल वर्क डन के हवाले से है। वर्क डन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। और आप जानते हैं कि वर्क या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं एक ख़ास डायरेक्शन में, तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। अब जिस एंगल के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, तो मैथमेटिकली अगर आप इसको फर्दर देखें तो एफ डॉट डी इक्वल आपके पास बनता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे ये थीटा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप लेते हैं, उस हिसाब से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और रिजल्ट के तौर पर आपके पास काम होता है, वर्क होता है। आइए इसके लिए एक एग्जांपल ले लें। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जो कि थीटा के हिसाब से है। और डिस्टेंस जो कि ये ऑब्जेक्ट कवर करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क होगा वो उसके एक्सप्रेशन बनेगा W इज इक्वल एफ डॉट डी विच फर्दर इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वे डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फर्दर एज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। जैसा कि हमारा यहाँ पे केस वर्क का है, अब हमने ये देखना है कि किस सूरत में हमारे पास मैक्सिमम वर्क होने को जा रहा है और किस सूरत में हमारे पास ज़ीरो वर्क होगा। तो अगर आप ऐसा करें कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा एंगल है, अगर आप इसको 90 डिग्री रख लें, यानी यहाँ पे फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट यूं परपेंडिकुलर हो। अगर इसको मैं यहाँ पे आपको लिए ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँ कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री का यूं हो। ऐसी सूरत में जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप जानते हैं कि कॉज ऑफ 90 जीरो होता है। तो ऐसी सूरत में जब आप यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉज ऑफ 90 इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसी सूरत में आपके पास वर्क क्या होगा जी? जीरो। तो याद रखिए कि जब आपके पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास वर्क जीरो होता है। और अगर आपके पास ऐसा केस हो कि उनके बीच में एंगल जीरो हो, थीटा जीरो, तो आप जानते हैं कि कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी ऐसी सूरत में आपके पास जो वर्क होने को जा रहा है वो मैक्सिमम होगा। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का हो तो वर्क जीरो होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो अच्छी एग्जांपल है वो मून की है, जब वो रोटेट हो रहा होता है अर्थ के अराउंड। तो ऐसी सूरत में मून पर अर्थ की तरफ से ग्रेविटी फोर्स लग रही होती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा के लिए अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है और जब मून रोटेट हो रहा होता है तो मून की डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के साथ ये ग्रेविटी फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ग्रेविटी फोर्स मून पर किसी तरह का कोई काम नहीं करता। वो इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारे पास वर्क जीरो होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है और ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि ग्रेविटी फोर्स जो कि अर्थ की है मून पर, क्या वो किसी तरह का कोई काम मून पर कर रही है? तो आपने इसका आंसर ये करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पावर की देख लेते हैं। पावर जो होता है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर को हम डिफाइन करते हैं कि पावर इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम।
और जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने वर्क को स्टडी किया जो कि इक्वल होता है एफ डॉट डी ओवर एफ डॉट डी, और टाइम का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एफ डॉट वी इक्वल्स हो जाएगा पावर के, और इसका मतलब है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक फोर्स और दूसरा वेलोसिटी, उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पावर की इक्वल होता है। इट मीन्स के देयर इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन द एंगल यू हैव आइदर अ बिग पावर और स्मॉल पावर। जैसे कि हम पिछले केस में स्टडी कर चुके हैं वर्क के केस में, कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो वर्क जीरो होता है, और जब हमारे पास 0 डिग्री का एंगल होता है तो वेक्टर्स के बीच में तो वर्क मैक्सिमम होता है। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, जो कि एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के। यानी अगर हमारे पास एक सरफेस हो और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों, और हम ये बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो ऐसी सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं, हम देखेंगे कि इस एरिया का जो वेक्टर है, जिसको हम वेक्टर एरिया कह रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू द एरिया है, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल है। अगर बिल्कुल उसी तरह से अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, तो आपके पास फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यानी ऐसे केस में आपके पास बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी वर्क के केस में स्टडी किया कि अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि कॉज ऑफ 90 डिग्री जीरो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। और अगर आपके पास एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हो, थीटा आपके पास जीरो हो, तो उस सूरत में जब थीटा जीरो हो तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हमारे पास नेक्स्ट अच्छी एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स की है, जो कि हम कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का और वेक्टर एरिया का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया, मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो कि किसी एरिया में से पास हो रही हैं, अगर उस सरफेस एरिया, जैसे कि अगर आप इस केस में देखें तो इस केस में जो वेक्टर एरिया है इस सरफेस का, उसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसी सूरत में जब 90 डिग्री एंगल है तो कॉस ऑफ 90 जीरो, तो आपके पास फ्लक्स जीरो, यानी इस सरफेस एरिया में से किसी किस्म का कोई अप्रॉक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। और अगर यही वेक्टर एरिया इस केस में अगर आप देखें बिल्कुल पैरेलल है किसकी जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो ऐसी सूरत में देखें कॉस ऑफ 90 कॉस ऑफ 0 डिग्री 1, तो ऐसी सूरत में आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इस केस में आपके पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास फ्लक्स क्या होगा, जीरो। और ये वाला केस देखें, यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के बीच में कोई एंगल थीटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स मौजूद है, क्योंकि थीटा के हिसाब से जो कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस में कुछ ना कुछ पास हो रही है। तो इट मीन्स कि फ्लक्स जो है वो मौजूद है। इस केस में आपके पास फ्लक्स मौजूद है जो कि ग्रेटर देन जीरो है।